कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता रहे। पूरा जीवन भर कांग्रेस में समर्पण और सदाभाव से इस दिल्ली की सेवा की। दीपचंद बंधु जी को याद करते हुए, मैं उनकी नीति और उनके कार्य को याद करते हुए आपसे 2-3 बातों पर बात करूंगा। 2013 जब कांग्रेस की सरकार होती थी उस समय की दिल्ली कैसी थी, और आज 2013 से लेकर 2021 आ गया है। 2021 के समय की दिल्ली कैसी है? आज मेरा भाई कहता है बुरा है। क्या बुरा है? सब कुछ बुरा है। जो बुरा है क्या नाम है? रमेश पांडे जी ये नीचे से बोल रहे हैं। ये गरीब का दर्द है, ये गरीब की आवाज है, और यही आवाज सुनने आया हूं और सुनाने आया हूं संघी केजरीवाल को। तो जो मैंने कहा 2013 से 21 के बीच में साथियों, आज 2 तरह की सरकारें चल रही हैं। कौन सी? संघ और केजरीवाल। इसलिए मैं कहता हूं दिल्ली की संघी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली को 7 साल में क्या दिया, 15 साल में भाजपा ने एमसीडी में क्या दिया, उस पर मैं आज बात करने आया हूं। 2013 के समय अरविंद केजरीवाल आकर के बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, दावे किया करते थे। वो दावे क्या थे? सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगाते थे। आज हरिशंकर गुप्ता जी मेरे साथ खड़े। मैं नमन करता हूं ऐसे व्यक्तित्व को जिसने विधानसभा के अंदर न केवल वजीरपुर विधानसभा के लोगों के हक की लड़ाई लड़ी, बल्कि उनके दिल्ली के योगदान को भी मैं सराहता हूं। धन्यवाद देता हूं मंगतराम सिंघल जी को, मंत्री के तौर पर जिस तरह से उन्होंने योगदान दिल्ली में दिया। जोगिंदर साहब थोड़ा सा मंच के पीछे आ जाएं प्लीज, मंच से पीछे आ जाइए। पंकज जी आप भी प्लीज। यहाँ कुंवर सिंह जी बैठे हैं, अनिल भारद्वाज जी बैठे हैं। कई ऐसे सरीके नेता है जो बेशक चुनाव में हार गए हो लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व किया, कांग्रेस की सोच पे लोगों के लिए आगे आए। और यही कारण है कि 2013 में जो दिल्ली पहचान बनी विश्व के अंदर, देश की राजधानी जिसको सम्मान के नाम से जाना जाता था, दिल्ली को इस शहर को नंबर 1 जाना जाता था। टूरिज्म की दृष्टि से विकास के नाम पर फ्लाईओवर सिटी कहा जाता था साहब, फ्लाईओवर का शहर कहा जाता था। ग्रीन क्षेत्र के रूप में, हरियाली के रूप में जाना जाता था। जब लोग जहाज से आते थे और दिल्ली में उतरने के लिए जब जहाज नीचे आता था तो दिल्ली की खूबसूरती नजर आती थी। लोग कहते थे कि दिल्ली में उतरते समय ही विकास दिख जाता था, हवा से भी दिख जाता था। कैसे कि ग्रीन कवर इतना शानदार था। दिल्ली के अंदर जो स्कूल कॉलेजों का निर्माण हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास हुआ, आप और मैं भली भांति जानते हैं। 90 के दशक में, बल्कि यूं कहूं 95-96 तक के दशक तक, यदि किसी का बच्चा 33% मार्क्स ले आता था तो वो भी मिठाई बांटता था। लेकिन लगातार शीला जी के लगातार प्रयास और प्रयत्नों ने, शिक्षा में सुधार के उन कामों ने दिल्ली की शिक्षा को इस लेवल पे लेकर के आ गए कि हमारे दिल्ली के बच्चे 90% से ज्यादा मार्क्स लेके आते हैं। पर अफसोस न शिक्षा पे आज बात की जाती है। 2013 से पहले के जो काम मैं आपके सामने रख रहा हूं साथियों, किसी भी क्षेत्र में आप बात करें, प्रदूषण जिक्र बना हुआ है। प्रदूषण को लेकर के डांट पड़ती है, फटकार पड़ती है। एक बार नहीं, कई मर्तबा दिल्ली के मुख्यमंत्री से सवाल पूछे जाते हैं। और सवाल कौन पूछता है? देश के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूछते हैं कि आखिर दिल्ली को आपने बना क्या दिया। दिल्ली को साथियों कोई नया नाम यदि अरविंद ने दिया है तो दिल्ली को प्रदूषण की राजधानी का नाम दिया है। जिस शहर को शीला जी ने पेड़ पौधों की दिल्ली बनाया था, उस शहर को प्रदूषण चैम्बर का नाम दिया है। मैं कहना चाहता हूं केवल प्रदूषण की बात नहीं है, शिक्षा पे दावे करने वाले केजरीवाल और मैं मनीष सिसोदिया को चैलेंज करता हूं। छोड़िए मेरी बात, इस सदन पे, इस मंच पे जितने लोग बैठे हैं, मातृशक्ति बैठी है, किसी भी साथी से आगे डिबेट कर ले और जवाब दे इस बात का। यदि आपका शिक्षा मॉडल बेहतर था और आप कंपेयर करते हैं शीला जी के शिक्षा के मॉडल से, और आप कहते हैं स्कूल खोले, कॉलेज खोले, तो स्कूलों पे मैं पूछना चाहता हूं 2013 में जितने बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, फिर आज अरविंद के अच्छे शिक्षा मॉडल में आज भी 15,000 बच्चे कम क्यों हैं? इसका जवाब अरविंद केजरीवाल नहीं देते। इस प्रश्न का जवाब शिक्षा मंत्री नहीं देते कि आखिर ऐसा क्या बदलाव ला दिया कि शीला जी के समय में पढ़ने वाले बच्चों की जो संख्या थी और आज पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में अंतर क्यों है? 15,000 बच्चे सरकारी स्कूलों में कम है। अरे यदि शिक्षा का स्तर बेहतर होता, माहौल अच्छा होता, स्कूल बने होते, सीटें बढ़ती तो स्वाभाविक है बच्चों की संख्या बढ़ती। 7 साल हो गए अरविंद को,
7 साल में पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली की आबादी बढ़ना बंद हो गई? क्या बच्चे हमारे स्कूल जाना बंद हो गए? आखिर क्या कारण है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही? पीछे मैंने सुना 1 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में बढ़ गए साहब। अरे शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल, ये 1 लाख बच्चे आपके बेहतर शिक्षा मॉडल पे नहीं बढ़े। ये बच्चे मजबूरन, माता पिता की इनकम कम हो गई, कोविड काल में रोजगार चले गए, मजदूरों की मजदूरी छिन गई, जिसकी वजह से माता पिता ने अपने प्राइवेट स्कूलों से बच्चों को निकाल के सरकारी स्कूलों में डालने का काम किया। और आप कहते हैं शिक्षा का मॉडल, शर्म आनी चाहिए शिक्षा के मॉडल पर प्रचार प्रसार से अपनी पीठ थपथपाते। शिक्षा में यदि किसी ने काम किया तो माफ करिएगा, कांग्रेस की सरकार ने काम किया। पंजाब में अरविंद केजरीवाल जाते हैं, कहते हैं महिलाओं को 1000 रुपए दूंगा। बड़ी तादाद में मेरी मातृशक्ति बैठी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 1000 रुपए दिल्ली में नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए? हाथ खड़ा करके आप सवाल का जवाब दीजिए। 1000 रुपए मिलना चाहिए? 1000 रुपए मिलना चाहिए? तो 1000 रुपए दिल्ली में क्यों नहीं? 7 साल पहले दिल्ली में ऐसे ही वादे किया करते थे। हालांकि 1000 रुपए का सच भी बता देता हूं, कथनी और करनी का फर्क बता देता हूं। आज महिलाएं बैठी है तो महिलाओं की बात करना चाहता हूं। 1000 रुपए पंजाब में जाके वादा करता है, गोवा में कहता है, उत्तराखंड में कहता है, लेकिन दिल्ली की महिलाओं को हक नहीं देता है। अरे यदि आपकी साफ नीयत होती तो शीला जी के कामों का अनुसरण करते, हमारी बच्चियों को, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लाडली जैसी योजनाओं को और मजबूत करते। लाडली योजना के बारे में आप जानते होंगे, जिनकी बच्चियां स्कूल में पढ़ती है वो भली भांति जानती होंगी। लाडली योजना आखिर थी क्या? लाडली योजना का मकसद क्या था? अरविंद की सोच 1000 रुपए बांटना और शीला जी और कांग्रेस की सोच में अंतर देखिए। शीला जी जानती थी, माफ करिएगा, 75 साल इस देश को, इस मुल्क को आजाद हुए हो गए, 75 साल बाद भी आज यदि किसी परिवार में बेटी पैदा होती है तो माफ करना, उसके लिए थालियां नहीं बजती, उसके लिए लड्डू नहीं बटते। माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है, खासतौर से माँ की, कि बच्ची को मैं सुरक्षा कैसे दूंगी। जिस दिल्ली के अंदर आज चलती हुई सड़कों पर मोबाइल खींच लेते हैं, चैन तोड़ लेते हैं, कानों से कुंडल नोच लेते हैं, उस दिल्ली के अंदर बच्चों को पालना कितना आसान है, इसका जवाब अभी नहीं देते। दिल्ली को आज रेप कैपिटल कहा जाता है, दिल्ली को आज महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित दिल्ली कहा जाता है, उस पर अरविंद जवाब नहीं देते। बहरहाल लौट के आता हूं 1000 रुपए की पॉलिसी पे। 1000 रुपए दे सकते हो, मेरी बच्चियों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए लाडली में पैसा नहीं बढ़ा सकते हो। लाडली का जो मकसद था साथियों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बच्ची को स्कूल भेजना, माँ बाप की उस चिंता को खत्म करना कि घर में बेटी आ गई, कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे इसको लिखाऊंगी, कैसे सुरक्षित करूंगी, कैसे इसके हाथ पीले करूंगी, और माँ की चिंता होते हुए उस बच्ची को वो अपनी रसोई में अपने साथ लगा लेती। शीला जी ने, कांग्रेस ने इस पे काम किया, माँ बाप को समझाया कि आप इसको बोझ मत समझो, आपकी आर्थिक परेशानी को दिल्ली सरकार, कांग्रेस का साथ, शीला जी की सरकार जिम्मेवारी लेगी। और तब लाडली की नींव डालने का काम कांग्रेस ने किया। लाडली योजना वो योजना थी जो साथी जानते हैं वो समर्थन करेंगे, और जो नहीं जानते उनको बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहता हूं, सिसोदिया को बताना चाहता हूं, जो लाडली के बारे में नहीं जानता। लाडली हमारी बच्चियों के लिए नींव का पत्थर है, जिसमें एक इमारत उनका भविष्य खड़ा करने की सोच थी। लाडली में हर वर्ष 1 या 2 साल के बाद, अंतराल के बाद उनके खाते में पैसा जमा किए जाते हैं। कभी 2000, 5000, 10,000, और लेवल है दूसरी कक्षा, चौथी कक्षा, छठी, 8वीं, 10वीं, और बच्ची जब 12वीं पास कर लेती है साथियों, तो उसको लगभग 1 लाख रुपए कांग्रेस की सरकार ने देने का निर्णय लिया। ये सोच क्या थी? बच्ची स्कूल में जाएगी, उसको ये चिंता नहीं होगी फीस कहां से भरनी, उसको ये चिंता नहीं होगी ट्यूशन कैसे लूंगी, उसकी चिंता शीला जी ने ली, कांग्रेस ने ली। यही कारण है कि बच्चों की तादाद स्कूलों में उस समय बहुत तेजी से बढ़ी। बच्चियां स्कूल जाने लगी, माँ को भी चिंता खत्म हो गई कि मेरी बच्ची पढ़ लेगी, अपना भविष्य संवार लेगी। हम लोग कॉलेज में पढ़े हैं, पंकज यहाँ है, रागनी जी यहाँ है, मेरे साथी कॉलेज के बहुत सारे साथी। कॉलेज की फीस सालाना 10-12 हजार रुपए में हुआ करती थी उस समय। आज मुझे लगता है 20-25 हजार होगी। जब बच्ची 1 लाख रुपए उसके खाते में होता है तो उसको चिंता नहीं होती
कि मैं अपनी पढ़ाई के लिए, ग्रेजुएशन के लिए फीस कहां से लेके आऊंगी। वो फीस की व्यवस्था शीला जी ने करके दी। और जब बच्ची पढ़ जाएगी तो माफ करना, अपने रोजगार के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था वो बच्ची खुद कर सकती है, कानून की जानकारी रखती है, अपने परिवार के लिए वो इतनी सक्षम हो जाएगी कि अपनी माँ का सहारा बनेगी। माफ करिएगा, जब बच्ची पढ़ जाती है, लिख जाती है, रोजगार करने लगती है तो उसका अपना जीवन साथी भी उसको मिल जाता है। लेकिन ये केजरीवाल साहब नहीं समझेंगे। केजरीवाल साहब फ्री के लालच में इस दिल्ली को जिस तरह से गुमराह करके सत्ता पे बैठ गए, उसी तरह गुमराह करके पंजाब में सत्ता से आना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन सपनों को वहां की जनता साकार नहीं होने देगी। इसलिए मैंने कहा, शिक्षा के क्षेत्र में यदि कुछ काम करना था तो कांग्रेस की नीतियों का अनुसरण करना चाहिए, लाडली जैसी योजनाओं को और मजबूत करना चाहिए। और इस मंच में मैं कहना चाहता हूं, वाकई आपको महिलाओं के प्रति ईमानदारी, वफादारी है तो क्यों ना हमारी बच्चियों को और मजबूत करने के लिए इस लाडली योजनाओं को डबल किया जाए। 1 लाख से उसको 2 लाख रुपए किया जाए। साथियों, बातें और विषय बहुत है, लेकिन मैं अरविंद की उन टिप्पणियों पर सिर्फ आपका ध्यान चाहता हूं जो अरविंद बार बार सवाल करते हैं। दावे करते हैं दिल्ली को मैं विश्व का कई सिंगापुर बनाऊंगा, लंदन बनाऊंगा, पेरिस बनाऊंगा, इस शहर को मैं विश्व की सबसे सुंदर सिटी बनाऊंगा। माफ करिएगा, इन 7 सालों में और 7 साल में भी जो 2 साल के अंदर मैंने चरित्र बदलता हुआ देखा है अरविंद का। ये मेरी बहनें बैठी है, मजदूर वर्ग से काफी लोग आए हुए हैं, ये गवाह है, इस बात के साक्षी हैं। पिछले 2 साल में, कल प्रियंका जी ने भी जिक्र किया, 7 साल छोड़िए, मैं संघ और केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, पिछले 2 साल में जो दिल्ली ने भुगता है, कोविड काल में, कोविड के समय, उस समय जिम्मेवारी किसकी बनती थी? बाहर निकल के उनका ध्यान रखना, दिल्ली वासियों को सुरक्षा देना, उचित इलाज प्रदान करना, रोजगार की उनकी व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करना। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आप डर के छुप के घर बैठ जाते। कोविड आता है, सबसे पहले मुख्यमंत्री घर पे बैठ जाए। अरे जिसको जिम्मेवारी दी थी दिल्ली को संभालने की, जिसको जिम्मेवारी दी थी एक अभिभावक के रूप में प्रथम व्यक्ति चुनने की, आज वो व्यक्ति डर के छुप में बैठ गया। और झेला किसने? दिल्ली की जनता ने। लाखों मौतें हुई। ये दिल्ली शहर, उसके दावे के विपरीत, यदि कोविड काल में सबसे विफल कोई शहर साबित हुआ विश्व में तो वो दिल्ली शहर, वो देश की राजधानी दिल्ली शहर, जिसमें सबसे ज्यादा मौतें होती हैं। 24 तारीख को लॉकडाउन लगता है, लाखों लोग सीमाओं पे डटे होते हैं, घर जाना चाहते हैं। बिहार से लेकर, पूर्वांचल से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर वेस्ट बंगाल तक सरकार हाथ खड़ा कर देती है। और अरविंद केजरीवाल के जुबान से पहला शब्द कोई आता है तो ये आता है कि कोविड से तो भगवान भरोसे ही बचा जा सकता है। शर्म आनी चाहिए आपको, इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। जो व्यक्ति पद में रहते हुए कहे कि भगवान भरोसे कोविड से बचा जाए, कैसे कह सकता है कोई मुख्यमंत्री? हमने उसको जिम्मेवारी दी थी कि विषम परिस्थितियों में आप हमारा साथ देंगे, हमारे लिए कानून बनाएंगे, हमारे लिए व्यवस्थाएं करेंगे, हमें सुरक्षित रखेंगे। लेकिन अफसोस, दिल्ली का मुख्यमंत्री छुप के घर में बैठ गया। और शीला जी के चेहरे पे कभी एक कालिक पोतने वाला मुख्यमंत्री आज मुझे असहाय, डरपोक और यूं कहूं अपने चरित्र को बदलने वाला मुख्यमंत्री आज दिखाई देता। आरोप लगाता है पंजाब की सरकार पर, लेकिन जवाब नहीं देता। पंजाब को कहने गया था नशा मुक्त करूंगा, पंजाब से आप क्या लेके आए मुझे नहीं मालूम, लेकिन पंजाब के शराब माफियाओं को आपने दिल्ली को बेच दिया। पंजाब के अकाली के एमएलए दीप, मुझे जो जानकारी है, दीप माथुर शायद उसका नाम, दीप सिंधु को दिल्ली के ठेके बेच दी। वहां से जिस तरह का पैसे का लेन देन चुनावों में किया जा रहा है उसकी जानकारी हम एकत्रित कर रहे हैं। और मेरा इस मंच से दावा है, पुलिस की सलाखों के पीछे जाएगा ये मुख्यमंत्री। जिस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा आज दिया जा रहा है, शराब के ठेकेदारों को पूरी तरह से छूट दे दी शहर को बेचने की। याद होगा 2013 में अपना एक मैनिफेस्टो लेके आए थे, उस मैनिफेस्टो का नाम दिया था स्वराज मैनिफेस्टो। स्वराज के बिंदु नंबर 6 पे एक बिंदु पे कहा गया है, आरोप लगाते थे हरिशंकर जी जैसे व्यक्ति पर, जय किशन जी जैसे व्यक्ति पर, जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस के साथ साथ इस शहर को बनाने में दिया। क्या आरोप लगाते थे कि शहर में कोई ठेका खुलता है ना साहब, तो एमएलए, नेतागण और कर्मचारी, अधिकारी पैसा लेकर ठेका खोलते हैं।
मेरी बहनों को गुमराह किया गया, विश्वास दिलाया गया हम जो है पॉलिसी लेके आएंगे, शहर में ठेका नहीं खुलने देंगे। दिल्ली में कोई ठेका खुलेगा तो पहले मोहल्ला सभा से पूछेंगे, अपनी बहनों से पूछेंगे जब ठेका खोलेंगे। पहले ठेकों की संख्या होती थी मात्र 300, लगभग 18 विधानसभा ऐसी थी जिनमें एक ठेका नहीं होता था। और आज अरविंद केजरीवाल साहब एक नई नीति लेके आए हैं। उस नीति के तहत अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जो अरविंद ने कह दिया वो ही सही। छोड़िए बहनों को, छोड़िए ग्राम सभा, छोड़िए मोहल्ला सभा, और तो और अपने विधायकों से नहीं पूछता, अपने मंत्री से नहीं पूछता आखिर मामला क्या है। मैं कहना चाहता हूं मामला भ्रष्टाचार का है। दीप संधू जैसे पूर्व अकाली भाजपा के विधायक के कंपनी को है जिसको इस दिल्ली को भेज दिया। इसीलिए इस पंचायत में पूछना चाहता हूं, मंच में बैठी बहनें तो कांग्रेसी हैं, आप सब लोग मजदूर हैं, गरीब हैं, मेरी बहनें हैं, आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपसे पूछकर ठेका खोला? किसी से पूछा? किसी मोहल्ला सभा से पूछा? किसी से नहीं पूछा। और मैं आज इससे समर्थन चाहता हूं, वाकई क्या आप शराब के ठेकों का विरोध करते हो तो हाथ खड़ा करके इस शराबबंदी के खिलाफ, शराबबंदी की मांग के लिए आप अपना नारा बुलंद किए। शराब के ठेके बंद होने चाहिए, शराब बंद होनी चाहिए, शराब के ठेके बंद होने चाहिए, शराबबंदी होनी चाहिए। धन्यवाद साथियों, मुझे उम्मीद है सरकार जरूर आज गौर करेगी, लेकिन इस शराब नीति में दो बातें कहते अपनी बातों को खत्म करूंगा। दूसरा, जहां तक शराब खोलने की नीति है वो मैंने बताई, आपको सुन के हैरानगी होगी। कांग्रेस ने और हमारे नेता ने युवाओं को 18 साल के युवाओं को मत देने का अधिकार कांग्रेस ने दिया था, और अरविंद ने क्या दिया? हमारे बच्चों को शराब पीने की उम्र घटा दी। जो उम्र 25 साल थी अब उसको 21 साल कर दिया। मेरी बहनों सोचिएगा जरूर, जो बच्चे शराब पीने के लिए 24 साल से पहले कानून की दृष्टि में दोषी कहे जाते थे, उन बच्चों को लाइसेंस दे दिया। ये सबसे बड़ा फर्क है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की नीतियों में। राजीव जी 18 साल के बच्चे को मत का अधिकार देते हैं, अपना एमएलए चुनने का अधिकार देते हैं, सरकार बनाने का अधिकार देते हैं, और अरविंद केजरीवाल उन बच्चों को शराब पीने का अधिकार देते हैं। ये फर्क है कांग्रेस में और आम आदमी में। लालच के इस सत्ता सुख में बैठ करके अरविंद केजरीवाल हमारी जनरेशन को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, हमारी बहनों के घरों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। शराब जरूरी है, एक काम जरूरी है, ये सोचिएगा। आवाज आई क्या? शराब जरूरी है, काम जरूरी, काम जरूरी, काम दीजिए। शराब नहीं चाहिए, काम चाहिए। इन दो हाथों को काम चाहिए, मजदूर को काम चाहिए। यही कांग्रेस पार्टी कहा करती थी। मनरेगा जैसे काम कांग्रेस की सोनिया जी की देन थी। इसलिए मैंने कहा अरविंद केजरीवाल शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अपनी नीतियों से। आप पलट करके अपने चरित्र को आपने बदला है, यू टर्न लिया है, और आज शहर जिसको दावे करते थे नंबर 1 बनाने का, मुझे नहीं मालूम किस तरह का नंबर 1 बना। ये शहर यदि नंबर 1 बना तो प्रदूषण में, बेरोजगारी में, महिला उत्पीड़न में, भ्रष्टाचार में, शराब में। यही सच है साथियों। इन्हीं बातों के साथ, विषय बहुत है, फिर कभी दूसरे मंच पे आपसे बात करूंगा। तो सम्मानित मंच का मैं आभार व्यक्त करता हूं अपने नेताओं का, जो निरंतर पोषण यात्रा में निकम्मी गूंगी घड़ी सरकारों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हम तमाम सहयोगी साथियों का अभिनंदन करता हूं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मेरे अध्यक्षगण, जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण, आए हुए मेरे साथी, मजदूर वर्ग, सेवा दल, उन तमाम साथियों का अभिनंदन जो इस यात्रा में मेरा सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।